ये नारी शक्ति आज आईएमटी परिवार का साथ देने के लिए उपस्थित हुई है। और प्रधानाचार्य जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार कि आज इस मौके पर आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए। और साथ ही हमें भारत देश पर गर्व होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है जिसने महिलाओं को इतना ऊंचा स्थान दिया है। आज का समय है, वर्तमान दौर में बहुत कुछ सहन भी करना पड़ रहा है, बहुत कुछ मैंने सुना, महसूस भी किया और कहीं ना कहीं वेदना भी है। परंतु हमें विचार करना होगा नारी कल, आज और कल पर। 3 मुद्दे हैं हमारे पास में। नारी कल क्या थी? कल नारी का रूप क्या था? भारतीय संस्कृति ने हमेशा नारी को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया है और उस ऊंचे स्थान पर आपको भूलना नहीं चाहिए सावित्री को, जिसने यमराज को मजबूर कर दिया कि वो मजबूरन अपने पति को मौत के पंजे से छुड़वा कर लाई। और उन्होंने इतना मजबूर किया कि यमराज ने उनको 100 पुत्रों का वरदान दे दिया। वो क्या था? वार्तालाप थी, संवाद था। आज हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ हमारे अंदर कमी आ रही है? हम संवाद नहीं कर रहे, घरों में संवाद नहीं हो रहा। घर का माहौल क्या है? बच्चा आता है, मेरी माँ के ऊपर डिपेंडेंट है, माँ मुझे रोटी दो, मेरी माँ जो है मेरी समस्याएं समझेगी। बच्चा घर में आया, लड़का है या लड़की है, ये हम बात नहीं कर रहे। बच्चा बच्चा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, लेकिन वो आके माँ को सोचता है कि मेरी माँ जो है सबसे बड़ी साइकेट्रिक है। वो समझती है आज मैंने स्कूल में क्या क्या किया। उसको पता है मैं लड़कर आया हूँ या पीट कर आया हूँ, दोनों चीजें उसको पता है कि पीट कर आया या पीट कर आया। वो बच्चे के हाव भाव से समझ जाती है। तो माँ जो है मेरी बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। वो एक छवि लेकर चलता है, लेकिन धीरे 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 जब वो बड़ा होता है, घर का माहौल हमने क्या बना दिया है? क्योंकि संवाद नहीं है। नारी को कहते हैं, जहाँ बात चर्चा हो रही है, नारी को कहते हैं जाइए आप खाना बनाइए। जमीन की बात होती है तो कहते हैं आपको क्या मतलब है? 8 साल से 80 साल का वृद्ध पुरुष भी वहां पर शामिल होता है जब घर में जमीन जायदाद की बात होती है। लेकिन नारी को कह दिया जाता है आपको इस मैटर में बोलने का अधिकार नहीं, और आपको पता ही क्या है। तब बच्चा सोचता है कि क्या माँ का ये भी रूप है? क्या माँ को नहीं पता? तो वो वहीं से उसकी परवरिश शुरू हो जाती है कि हर संवाद में मेरी माँ को शामिल नहीं किया जा रहा, केवल एक वक्ता बोल रहा है, बाकी सब सुनेंगे। संवाद नहीं हो रहा है। नारी क्या चाहती है उसे नहीं पूछा जा रहा। तो कमी कहीं ना कहीं हमारे जो पारिवारिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर आती जा रही है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं शंकराचार्य जी को, आप सब जानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए। आदि गुरु शंकराचार्य जी को मंडन मिशन ने जब संवाद उनके बीच हो रहा था, तो संवाद के बीच में ये चर्चाएं हुई कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है। वार्तालाप होता रहा। जब वार्तालाप हुआ तो उस वार्तालाप के बीच में मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी दोनों के बीच में इतना ज्यादा वार्तालाप बढ़ता गया, तो उन्हें लगा कि एक जज की जरूरत है। तो जज कौन होगा? सबकी निगाह गई मंडन मिश्र जी की पत्नी पर, वो भी एक नारी थी। अब देखो हमारा इतिहास क्या कहता है। वो एक नारी थी और नारी को जज बनाया गया उस समय में जब सबसे बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। इस हिंदुस्तान की नींव रखी जा रही है, हमारी परंपरा की नींव रखी जा रही है, इस समाज की नींव रखी जा रही है। तो जब भारती को बोला कि आप जजमेंट करोगे, तो उन्होंने देखा कि दोनों ही पक्षों में वार्तालाप इतना गहरा हो रहा है, क्योंकि दोनों ही शंकराचार्य हैं और शंकराचार्य परंपरा तभी से चली। तो जब उनकी चर्चाएं हो रही थी, भारती ने डिसीजन लिया कि इस वार्तालाप को, इस संवाद को, इस वाद विवाद को कहीं ना कहीं समाप्त तो करना होगा। जब उनको लगे कि उनके पति हारने वाले हैं, तो उन्होंने ऐलान किया कि शंकराचार्य जी विजय ही रहे। जब उन्होंने ये ऐलान किया तो चारों तरफ शंखनाद, क्योंकि उस समय होता था, शंखनाद होना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा रुकिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। शंकराचार्य जी विजयी रहे, लेकिन मेरे पति विवाहित हैं। तो विवाहित जो होता है उसमें दोनों का हारना बहुत जरूरी होता है। अभी मैं बाकी हूँ, शंकराचार्य जी मुझे हराए तब माना जाएगा कि मेरे पति इसमें हारे हैं। फिर दोबारा से वार्तालाप हुआ। महिला थी, चतुर थी, महिलाएं चतुर होती हैं, हम अपना पक्ष तो रखेंगे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे उनसे। उन्होंने कहा
कि परिवार की स्थिति क्या है, पारिवारिक स्थितियां पूछने लगे, क्योंकि शंकराचार्य जी अविवाहित थे, उनको नहीं पता था परिवार किस तरह से चलता है, लेकिन उन्होंने परिवार की स्थितियां उनके सामने रखी और शंकराचार्य जी ने अपनी हार स्वीकार की। उस सभा में उन्होंने ये कहा कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तो वहां भी देवी भारती जो है वो विजयी रही। रानी लक्ष्मीबाई, मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारे समाज में ये परंपरा ही नहीं है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना पड़े। यहाँ तो बहुत ऊंचा होता है। रानी लक्ष्मीबाई की मैं चर्चा अगर करूँ, रानी लक्ष्मीबाई ने, जैसे आपने अभी कहा, हम घर का काम भी करते हैं, हम ये, रानी लक्ष्मीबाई ने एक घोड़े की नाल अपने हाथ में ली, पीछे बच्चे को बांधा और सारे कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने अपनी मर्यादा को बचाया। तो बहुत सारी ऐसी पुरानी, अब द्रौपदी की बात अगर लेते हैं, द्रौपदी ने ये बताया सभा क्या होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा, सभा जो द्रौपदी ने व्याख्या की थी, आज भी हमारे संविधान में, हमारी सभा में वहां पर लिखा हुआ है पूरा, अगर आप जाकर देखें कि ये सभा की परिभाषा है। द्रौपदी ने सभा की परिभाषा दी। सभा की परिभाषा क्या है, क्योंकि जब उनको लाया गया जबरदस्ती, तो उन्होंने ये डिफाइन किया कि सभा कैसी होनी चाहिए। सभा होनी चाहिए जिसमें बुजुर्ग हो, बुजुर्गों के बिना सभा शोभित नहीं होती। तो हम आपका सम्मान कि आज आपने इस सभा की शोभा बढ़ाई। बुजुर्ग हो, लेकिन बुजुर्ग कैसा हो, जो धर्म का आचरण करे, जो धर्म प्रिय हो, सत्यवादी हो, और धर्म का क्या कर्तव्य होना चाहिए, जो सत्य पर चले। इस तरह से उन्होंने बुजुर्गों को, कि बुजुर्ग को हमेशा निष्पक्ष होकर सही का, सत्य का साथ देना चाहिए। और तब से परंपरा रही कि बुजुर्गों को हर सभा में सम्मिलित किया जाता है और उनकी सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। तो ये है हमारे समाज की रचना। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आज के वर्तमान समाज में भी उदाहरण है। तो अब जो परिस्थिति है, मैं उस पर आती हूँ। आज की जो परिस्थिति है, कल हमने देख लिया, हम बहुत सॉलिड थे, शुरू से ही सॉलिड है। नारी के बिना कोई भी रचना नहीं पूर्ण मानी जाती। नारी को अर्धनारीश्वर, जब भगवान शिव भी आते हैं तो वो अर्धनारीश्वर का रूप लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि नारी और नर समान है, और है भी, क्योंकि चेतन और अचेतन रूप में नर नारी है और नारी नर है। तो दोनों को हमें डिफाइन करने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। समस्या अब आ जाती है वर्तमान समाज की। वर्तमान समाज में हमारे पास तीन चीजें हैं। एक तो नारी का वो रूप जहाँ पर्दा प्रथा है, जहाँ वो अपने आप को लाचार महसूस करती है कि नहीं, मुझे किसी भी निर्णय में शामिल नहीं किया जाता, या मैं लाचार हूँ, या मेरे को भी मन करता है इस संसार को देखने का, पर मुझे इतनी आजादी नहीं है कि मैं संसार को देख पाऊँ। दूसरा रूप आता है, इट्स माई लाइफ। ये बच्चियां मेरे सामने बैठी हैं, आजकल की जनरेशन को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं इट्स माई लाइफ, ये मेरा जीवन है, मैं जैसे मर्जी चाहे जीऊं, जो मर्जी करूं, कोई मुझे टोके ना, कोई मुझे रोके ना, इस तरह का जीवन है। और तीसरा जो आज के समय में जीवन है, वो भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर चलने वाला जीवन है। तो जरूरत है हमें किस पर ध्यान रखना है। भारतीय संस्कृति क्या कहती है, नारी को सम्मान की जरूरत है, नारी को इक्वल, जो नारी का ओहदा था वही उसे मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमारी संस्कृति की, भारतीय संस्कृति ने क्या डिफाइन किया है, अगर आप कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज का हिस्ट्री उठाकर देखते हैं, वहां नारी को कभी भी ये नहीं कहा गया कि नारी देव स्वरूपा है, नारी देवी है। वहां डायन कहकर पत्थर मारे गए। आज हम देखते तो हैं कि वहाँ छोटे छोटे कपड़े पहनते लड़कियां भी अट्रैक्ट होती है, लड़के भी अट्रैक्ट होते हैं, कि वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा है, पाश्चात्य संस्कृति बहुत अच्छी है। लेकिन बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि पाश्चात्य संस्कृति में नारी को वोट के अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी है। बहुत सारे देशों में वोट देने का, मतदान देने का अधिकार भी नारी को प्राप्त नहीं है। वो हमारे देश में आप सौभाग्यशाली हैं कि इस भारतीय संस्कृति में पली हैं। हमारे देश की परंपरा ये रही है कि नारी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं पड़ा। हाँ, जागरूक होने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। जागरूक होना चाहिए कि हमें किस अवस्था में क्या करना है, क्या हमारे लिए बेहतर हो सकता है। 12वीं की कक्षा होती है, 12वीं की कक्षा में ज्यादातर 10वीं या 12वीं में पेरेंट्स बैठते हैं। घर का हर, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा ये परंपरा है कि घर का हर मेंबर बैठेगा, लड़की को कॉलेज जाना है, उस पर डिस्कशन होते हैं, कौन से कॉलेज भेजे, लड़कियों के कॉलेज भेजते हैं, भाई क्या प्रॉब्लम है, लड़की को भी तो पूछिए, क्या लड़की का कॉलेज आसपास है, उसे लड़की के कॉलेज ही क्यों ना भेजा जाए। लड़कों का कॉलेज है तो वहाँ का अनुशासन कैसा है,
किस तरह की सभ्यता है, उन सब पे विचार किया जाता है। सब विचार करते हैं, फिर आता है उसके विषय पर, कौन सा सब्जेक्ट सस्ता है, किस विषय को बच्ची को दिलवाया जाए। लड़के के लिए इतना नहीं सोचा जा रहा, परंतु लड़की के लिए ये सारी बातें आज के समाज में हमारी चर्चा में है। तीसरी बात आ जाती है जो मैं यहाँ पर आकर महसूस भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को 2 वर्ष हो गए इस एरिया में काम करते हुए, और मैंने इस चीज को महसूस किया। पेरेंट्स आते हैं, आके डिस्कस करते हैं, स्पेशली मदर्स, माएँ आती हैं, माएँ आके मेरे साथ बात करती हैं और आकर कहती हैं कि हमें डर लगता है लड़की को पढ़ाते हुए। तो मैं पूछती हूँ रीजन क्या है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, क्या कारण है, आप डर क्यों रही हैं? कहते लड़की आएगी कल को अपनी मर्जी से किसी लड़के से शादी ना करे, हमारी नाक कट जाएगी, हम उसको कैसे महाविद्यालय में भेजें, हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो इस तरह की मजबूरियां माँ की भी है, और माँ की इसलिए है क्योंकि फादर के अगेंस्ट होकर वो माँ अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती है। तो बच्चियों, आप सब यहाँ माएँ भी बैठी हैं, उनकी माएँ भी बैठी हैं, सब 3 जनरेशन एक तरह से हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपको समझना होगा अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के बारे में।